नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। आज मीडिया कर्मियों को बीजेपी की ओर से मैसेज आता है कि एन एमिनेंट पर्सनैलिटी विल ज्वाइन बीजेपी 3 PM एट बीजेपी हेडक्वार्टर, यानी एक प्रसिद्ध शख्सियत आज दोपहर 3 बजे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगी। नाम सामने आता है बॉक्सर विजेंद्र सिंह। कांग्रेस के साथ वो रहे, 2019 में दिल्ली में उन्होंने चुनाव लड़ा। घनघोर बीजेपी विरोधी उनका सोशल मीडिया पे हमेशा एक स्टैंड देखने को मिला और जिस तरीके से वो एंटी बीजेपी उनकी एक छवि रही, अचानक से 22 घंटे पहले तक वो कांग्रेस के समर्थन में ट्वीट कर रहे थे और फिर वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। इसके मायने क्या हैं? क्या ये परसेप्शन की राजनीति है? परसेप्शन की राजनीति है तो फिर बीजेपी और उसकी आइडियोलॉजी पर क्या सवाल है? बॉक्सर विजेंद्र सिंह के आने से हरियाणा की राजनीति में क्या कोई असर पड़ेगा? भिवानी से वो आते हैं, सुना था उस तरफ से वो टिकट भी मांग रहे थे, लेकिन उसके बाद अचानक से वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। विजेंद्र सिंह ने आने के बाद जो बातें कही, खिलाड़ियों के भले की जो बात कही, तो क्या खिलाड़ियों का जो मुद्दा कांग्रेस उठा रही थी उसका वजन हल्का हो गया है? इन तमाम बातों को समझेंगे, पहले रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नेताओं का दल बदलने का सिलसिला तो जारी है। हर दिन एक नया चेहरा बीजेपी पार्टी को ज्वाइन कर रहा है। आज बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने कांग्रेस का हाथ छोड़ा और बीजेपी के कमल को थाम लिया। विजेंद्र की अटकलें इस बार कांग्रेस की तरफ से मथुरा लोकसभा सीट से थी, लेकिन चुनाव से पहले पाला बदलने पर अटकलों पर विराम लग गया। बीजेपी का दामन थामते ही पार्टी की तारीफ के कसीदे गढ़ने लगे और अपने आप को घर वापसी बता दी। आज बीजेपी में शामिल हो रहा हूं और एक तरह से कहते घर वापसी हो रही है मेरी। तकरीबन 19 में मैं चुनाव लड़ा था और ऑलमोस्ट 5 साल होने वाले हैं, अभी 4 साल होने वाले हैं। तो अभी कहते कि इंग्लिश में कहावत है, गुड टू बी बैक। विजेंद्र सिंह कांग्रेस के अंदर वो चेहरा थे जो राहुल गांधी के काफी करीबी माने जाते थे। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते थे। 2019 में कांग्रेस ने दक्षिण दिल्ली से लोकसभा चुनावी मैदान में भी उतारा, लेकिन हार का मुंह देखना पड़ा। कांग्रेस में रहते हुए विजेंद्र सिंह ने पहलवानों के मुद्दे से लेकर किसानों की मांगों को लेकर मुखर होकर बीजेपी सरकार को जमकर घेरा, लेकिन अब वो सरकार के कामों के मुरीद हो गए और जमकर तारीफें करने लगे। काफी अच्छा लग रहा है और जिस तरह से मान सम्मान खिलाड़ियों का देश विदेश में बढ़ा है वो काबिले तारीफ है। जैसे हम बाहर यूके में फाइट करने जाते थे, दुबई में फाइट करने जाते थे, आयरलैंड में फाइट करने जाते थे, तो कई बार एयरपोर्ट पर बहुत सारी चीजें होती थी, लेकिन जब से हमारी बीजेपी सरकार आई है, मोदी गवर्नमेंट आई है, तब से एक बहुत सरल और कहते बहुत आसान तरीके से हम कहीं भी आ जा सकते हैं। जो मान सम्मान इस गवर्नमेंट में मिला है तो खिलाड़ी उसके लिए बहुत धन्यवाद करते हैं मोदी साहब का, बीजेपी गवर्नमेंट का। अब वीरेंद्र सिंह देश की सेवा की बात कहकर बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन अब देखना यह होगा कि उनको लोकसभा में चुनाव में आखिर क्या जिम्मेदारी मिलती है या फिर उनकी उम्मीदवारी का टिकट मिलकर लॉटरी लगने वाली है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ वंदना पोपली भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, रजत पंजेटा इंडियन नेशनल लोकदल से है, राकेश भड़ा आम आदमी पार्टी से है, कांग्रेस से हमारे साथ केवल ढींगरा जल्द ही जुड़ेंगे। अगर वो जुड़ते तो सबसे पहले शुरुआत में उन्हीं से करता, लेकिन वंदना मैं आपके पास आना चाहता हूं। सवाल है विचारधारा को लेकर भी। बहुत सारे लोग एकदम हैरान थे, यकीन ही नहीं हो रहा था उन्हें, और उसके बाद तरह तरह की टीका टिप्पणियां भी आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें अपने पुराने ट्वीट डिलीट करने पड़ जाएंगे। आखिर ऐसा क्या कि बीजेपी सबको ले लेना चाहती है और इस ज्वाइनिंग के कुछ मायने हैं क्या? पहले इस चीज को मानिए कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं उनका सबका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी इस बात में मानती है कि देश को आगे कैसे बढ़ाना है, देश को आगे लेकर जाना, उसका सबका साथ चाहिए। सभी भारतीय एक हैं, लेकिन उठाए जाते हैं। हाँ, ये बात अलग है, मैं विजेंद्र जी के परिप्रेक्ष्य में नहीं बोल रही हूँ। और ये भी आपको बताना चाहूंगी कि विजेंद्र जी अगर हमारी पार्टी में आए तो हमने उनका स्वागत किया है और बहुत सारे प्रश्न जो है वो भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन इतना समझना चाहिए कि कई बार कुछ लोग गलत प्लेटफॉर्म पर होते हैं, सही लोग होते हैं, उनको ऐसा होता है कि सही प्लेटफॉर्म कौन सा है, उस पर जाना है तो वो उस तरफ बढ़ जाते हैं। हमारी तरफ से उन सभी का स्वागत है जो लोग देश के बारे में सोचते हैं, देश को आगे ले जाना चाहते हैं। तो भी कहना चाहूंगी कि विजेंद्र सिंह जी हो या कोई और भी हो, यही कहना चाहूंगी कि सबका स्वागत है, सब मिलकर आगे बढ़ेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन कुछ तकलीफ जो है वो कांग्रेस को हो सकती है
उनको ये भी समझना पड़ेगा कि इनके जितने भी नेता थे वो उस पर क्यों जा रहे हैं। उनको ये भी देखना पड़ेगा उनकी नीयत में, उनकी नीति में ऐसी क्या कमी है कि पीछे मुड़कर देखते हैं तो कुछ नहीं दिखाई देता। उनको ये भी देखना पड़ेगा जिस इंडी गठबंधन के साथ वो चले थे, आज इंडी गठबंधन में कौन रह गया है, क्यों सारे छूटते हुए चले जा रहे हैं, क्यों वो नतमस्तक हो जाते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को पीछे छोड़ देते हैं। हालांकि उनकी अपनी पार्टी का मामला है, लेकिन ये देखना होगा कि जनता क्या चाह रही है। जनता को आज नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी की जो नीति है वो किस प्रकार से देश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। नरेंद्र मोदी जी के रूल में आने के बाद किस प्रकार से देश और ज्यादा सशक्त हुआ है। आज जो भारत का जो हर एक व्यक्ति है वो गर्व करता है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक बड़ा सेटबैक है। उनको ये देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से जो लोग उनको छोड़कर जा रहे हैं उनके पीछे क्या रह गया, उनमें गिनती में क्या कमी है। किस प्रकार से कभी आर्मी पे प्रश्न चिन्ह लगा देना, कभी अपने ही लोगों को गलत बता देना, कभी देश के खिलाफ बोलना, कभी बाहर जाकर देश के खिलाफ बोलना, और उनके मंच के ऊपर जिस प्रकार से खालिस्तान के लोग दिखाई दिए, ये सब की चीजें मुझे लगता है वरुण लोग जो है वो इसको जानते हैं, समझते हैं और उन चीज का रिएक्शन भी दिखाई देता है। आप कह रही हैं हैप्पी रियलाइजेशन वाला दौर चल रहा है। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। केवल ढींगरा जी जुड़ गए हैं। ढींगरा साहब, बड़ी अच्छी बात बोली आज विजेंद्र ने। अच्छी तो मतलब आप बताएंगे अच्छी थी या नहीं। उन्होंने कहा खिलाड़ियों का मान सम्मान जैसा देश और दुनिया में बढ़ा है उससे वो प्रभावित हुए हैं। मेरा सवाल यह है कि आप खिलाड़ियों का एक मुद्दा उठा रहे थे, क्या उस मुद्दे की हवा निकल गई है आज विजेंद्र सिंह की ज्वाइनिंग से? नहीं, मेरे से पूछ रहे हैं आप? जी बिल्कुल, आपसे पूछ रहा हूं जी। जी देखिए, बात यह है मोदी जी को इतना डर लग रहा है इंडिया गठबंधन से। आप इसका एक पूरा हिसाब किताब देखें। एक सीबीईडीआई, ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन, तो सीबीआई ईडी क्यों जाएगी? सुनिए ना, मैं बता रहा हूं ना। इन्होंने अपने बहुत सारे किस्से सुनाए, मेरे भी सुन लीजिए आप। जी। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मोदी जी ने ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन सबको अपने कब्जे में ले रखा है और जिस तरीके से योजना शुरू कर रखी है, इसको उठा लो, उसको उठा लो, इसको उठा लो। अब विजेंद्र ठाकुर तो शायद ईडी, सीबीआई के डर से नहीं गए, मैं आपको शायद मैं ये समझ सकता हूं। लेकिन जहां तक सवाल है कि इनको कांग्रेस पे ज्यादा यकीन है मोदी जी को, इसी करके अशोक तंवर किसी टाइम पे हमारे साथ रहे हैं, उनको उठा करके टिकट दे दी। धर्मवीर जी, अशोक तंवर तो पूरा देश घूमने के बाद बीजेपी में गया भाई साहब, ऐसे ना करें। मैं गिनवाना शुरू करूंगा तो बहुत लंबा होगा। आप सही पे आए, घूमने के बाद तो गए। हाँ। लेकिन जिस तरह से रंजीत चौटाला भी घूमने के बाद बीजेपी में गए हैं, ऐसे ही जिन लोगों को टिकट दी जा रही है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस ही थे। तो मोदी जी को अपने आदमियों पे विश्वास नहीं रहा। मोदी जी के अपने जो लोग हैं उनको दरी बिछाने के लिए रखेंगे, और जो कांग्रेस में रहे हैं और वो उनको देख रहे हैं कि हमारे वाले तो कुछ करते नहीं, हारते हैं हमेशा, लोगों के बीच में जाते नहीं, काम कोई करते नहीं। तो जिसके पास थोड़ी सी जनता है, लोग जुड़े हुए हैं, उन्हीं को उठा लो। और तो इनके पास कुछ रहा नहीं। अब जो ईडी, सीबीआई, लोग उठ क्यों रहे हैं तो बताइए जी, लोग उठ क्यों रहे हैं? अब वो दौर खत्म हो गया। 5 साल पहले 2014 के और 5 साल 2019 के, उस पे मोदी जी ने बड़ा मोदी करवा लिया। अपने बंदों को बीच में बिठा के जो दरी बिछाने वाले इनके जो कार्यकर्ता हैं उनको बिठा के मोदी बहुत करवा लिया। अब लोग समझ गए कि इनके पास है कुछ नहीं है। ये जो पार्टी है ये अंदर से खोखली है और खाली है। तो ये खोखली पार्टी जो है, ये असल में इनके पास जब कुछ है नहीं तो लोग अब समझ चुके हैं। अब ये किसी आदमी को ले जाना आना सिर्फ दिखाने की चेष्टा कर रहे हैं। आप देखिए 303 एमपी देश के जो महाराष्ट्र से बीजेपी के एक सांसद, राजस्थान से बीजेपी के सांसद, हरियाणा से बीजेपी के सांसद कांग्रेस ज्वाइन कर गए 3। मैं जो अभी बता रहा हूं आपको, क्या आप ये क्या कांग्रेस ने उठा लिया उन्हें? नहीं, हम तो हमारे पास ना ईडी ना सीबीआई ना कुछ और। ये क्या बात हुई? जो स्वेच्छा से हमारे पास आना, आपको बता रहा हूं, गुजरात से 12 आदमियों को टिकट दी बीजेपी ने। 12 के 12 ने ये कह दिया हम नहीं लड़ना चाहते। 5 जो है देश के अंदर और भी हैं, जैसे गौतम गंभीर है, इस तरह से और भी हैं। उन्होंने पहले शुरुआती में कह दिया था कि हम कोई किसका स्वास्थ्य का कारण बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। 5 तब छोड़ दिए थे।
तो ये बीजेपी में जो भगदड़ की स्थिति है ना, ये स्थिति बहुत ज्यादा बढ़ रही है डे बाय डे। ठीक है। तो ये एक आधे को दिखाने की चेष्टा करते हैं कि हमने इसको ले लिया साथ में, तो कोई ना कोई जो है हमारे में थोड़ा सा ये बच जाए कि हमारे पास भी कोई ना कोई आ रहा है टूटा फूटा। ठीक है, मैं आता हूं। अब ये देखिए, विजेंदर जो बॉक्सर है वो खुद खिलाड़ियों के पक्ष में है या नहीं है, वो तो उनसे पूछना चाहिए। अब खिलाड़ियों को तो जमीन पे बिठा के लिटा के पिटा इन्होंने, अब वो विजेंदर ठाकुर को पूछना चाहिए कि भाई साहब आप उस पार्टी में जा रहे हो जिनकी पिटाई हुई, ठीक है, तो आप उनके हाथ खड़े हो, स्टैंड क्या है आपका? ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। रजत पंजेटा, मुझे एक बात बताएं आप, परसेप्शन पॉलिटिक्स में क्या कांग्रेस से चूक हो रही है? हालांकि सुनने में आ रहा था कि हरियाणा से टिकट चाह रहे थे वो, और उन्हें कहा गया मथुरा से लड़िए, इस तरह की बातें सुनाई दे रही थी। लेकिन जो व्यक्ति बीजेपी के डाइस पर बैठकर यह कहे कि खिलाड़ियों का मान सम्मान देश और दुनिया में बड़ा है और इसलिए ये घर वापसी जैसा है, आपका एनालिसिस क्या कहता है? समय पहले जब वो मुझे हल्का हल्का याद है 13 फरवरी की ये बात है के आसपास की, तो पिछले साल जब वो जंतर मंतर पे बैठे थे खिलाड़ियों के समर्थन में, तो जब खिलाड़ियों की डेट पिछले साल की है, बट डेट एग्जैक्ट नहीं है, वो तो ये 13 फरवरी उसी साल की है जब एक और रेसलर है स्वीटी बुरा, उन्होंने भी कांग्रेस की जो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी उसके बाद उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया। तो देखिए, ये जो है विजेंदर सिंह जब जंतर मंतर के ऊपर बैठे थे तब इन्होंने ये कहा था कि मोदी सरकार में खिलाड़ी डरे हुए हैं। इनकी स्टेटमेंट थी कि मोदी सरकार में खिलाड़ी डरे हुए हैं। और जब वहां खिलाड़ियों के समर्थन में बैठे थे तो भाजपा को और भी कोसा गया था कि जो खिलाड़ियों की अनदेखी हो रही है, जो खिलाड़ियों का अपमान हो रहा है, उसकी वजह से उनके अंदर बड़ा मन आहत था और इस वजह से वो खिलाड़ियों के समर्थन में उतरे थे और उनके साथ धरने पे बैठे थे। तो अब सिर्फ मैं तो सोचता हूँ एक सिर्फ ये अपना पर्सनल एक खुद का एक कारण हो सकता है, अपना स्वार्थ जिसे मैं कहूँ, एक स्वार्थ की राजनीति के चलते, क्योंकि जो आप टिकट की बात कर रहे हैं, दिल्ली से टिकट चाह रहे थे वो, नहीं हरियाणा से चाह रहे थे, दिल्ली से भी चाह रहे थे। इससे पहले हरियाणा से नहीं, आपको पूरी जानकारी नहीं, उससे पहले वो दिल्ली से भी चाह रहे थे। दिल्ली में उनकी जगह नहीं बनी, आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के होते हुए सीट शेयरिंग के चलते उनकी टिकट नहीं बन पाई। उसके बाद हरियाणा से चाह रहे थे और अपना पर्सनल उनका टिकट का ही है, मेरा एनालिसिस नहीं, सच्चाई है ये कि वो उनका खुद का एक, और मथुरा वो जाना नहीं चाहते सारा एजेंडा। जी, मथुरा वो जाना नहीं चाहते। हाँ देखिए, वो तो देखिए अब एकदम जिस सरकार को वो पानी पी पी के कोसते रहे हैं, सारी गलतियां बताते रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा में भी बढ़ चढ़कर राहुल गांधी के साथ वो थे। 22 घंटे पहले ट्वीट किया है कांग्रेस के फेवर में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं सारी आपकी बातों से सहमत हूँ। ये सिर्फ एक अपना खुद का टिकट के अपना राजनीति में अपनी जगह ना कहीं मिल ना पाने के कारण, तो अपनी राजनीतिक जमीन तलाशते हुए वो जो है भाजपा में गए हैं, ये जग जाहिर बात है। चुनाव का समय केवल टिकट का है, जैसे आपने नाम लिया था श्री ब्रिजेंद्र सिंह का और वीरेंद्र सिंह के पुत्र का भी आपने नाम दिया, तो कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं कोई जवाब दे पाए उसके जो आपने प्रश्न किया। तो ये केवल और केवल टिकट का एक अपनी खुद की टिकट की कहीं ना कहीं तलाश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो फिट बैठ जाए, उनका सूट बैठ जाए। इसमें खिलाड़ियों का और अपना मुद्दों का और कहीं कुछ नहीं है। तो सारे के सारे हमको बैकफुट पे चले गए हैं, हमको कुछ याद नहीं आएंगे। तो ऐसे खिलाड़ियों को जब आप सुनते हैं, टीवी पे देखते हैं, क्योंकि आप इंटरनेशनल फिगर हैं और सेलिब्रिटी हैं, उसके बाद आपको लोग देखते हैं, जब आप इसी समय कोई बयान देते हैं और फिर उसके बाद बैकआउट करते हैं, तो ये जो नए नए बच्चे हैं जो खेल में कूद में आज दुनिया में अपना नाम बनाना चाहते हैं, हरियाणा के बच्चे या देश के बच्चे, उनके सामने कहीं ना कहीं आपकी जो इमेज है उसको बहुत बड़ा डेंट लगता है, धक्का लगता है। और आपको सिर्फ इसी तरीके से देखते हैं कि तब आप क्या कर रहे थे, तब आप दिल से साथ भी थे क्या नहीं, या तब भी आप राजनीति कर रहे थे कांग्रेस में रहते हुए, और अब तो आप पूरी राजनीति के चलते ही अपने स्वार्थ के कारण जो है आपने अपने टिकट तलाशते हुए आपने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर अब भाजपा का दामन बड़ी जल्दी थाम लिया। तब आपको ना खिलाड़ी याद आया,
ना किसान याद आया, ना आपको फौजी पे सरहद के ऊपर फौजी याद आया। बड़े बड़े बयान मैंने सुने हैं, जय किसान जय जवान के और खिलाड़ियों के, तो सारे के सारे आज अपने स्वार्थ के आगे वो कहीं ना कहीं फीके पड़ते नजर आते हैं। राकेश भड़ाना मूलतः हरियाणा से हैं, विजेंद्र सिंह, और जिस तरीके से वो पहलवानों के पक्ष में बैठे थे और जो तमाम चीजें रही हैं, हरियाणा में वो बीजेपी के लिए कैंपेन करते हुए नजर आएंगे, क्या असर दिखाई देगा? कि चाहे कोई भारतीय जनता पार्टी को कितनी भी गाली दे, कितना भी उनका विरोध करे, चाहे उससे कितने भी घोटाले हो, कितनी भी FIR दर्ज हो, परंतु भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए सबको लेने के लिए तैयार है। वही विजेंद्र सिंह जी है जिन्होंने पिछले दिनों जब हमारी बहन बेटियां सड़कों पर बैठी हुई थी तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था, अगर आज देश में खिलाड़ियों के साथ अगर कोई सरकार सबसे ज्यादा अत्याचार कर रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और उन्होंने पुरजोर उसका विरोध किया भारतीय जनता पार्टी का। उन्होंने कहा कि इतना गलत कभी भी देश में खिलाड़ियों के साथ हुआ जितनी आज नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। दूसरी बात, अभी मैं उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था और वो कह रहे थे कि देश विदेशों में खिलाड़ियों का सम्मान बढ़ गया। मैं एक तो उनसे पूछना चाहता हूँ, अगर देश विदेशों में खिलाड़ियों का सम्मान बढ़ता तो हमारी बहन बेटियां जो थी वो मेडल वापस क्यों करती, और आप उनके पक्ष में क्यों आते? अगर ऐसे हालात पहले थे तो आज अचानक ऐसा क्या हो गया? दूसरी बात, मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी आज जिस तरीके से नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र में नवीन जिंदल को लेके आए, जिन पे FIR दर्ज थी, मुकदमा दर्ज हुआ पड़ा था और पूरी जितनी ED और CBI सब उनके पीछे लगी हुई थी, और उन्हें लगा कि इंडिया गठबंधन आज हरियाणा में देश में बहुत मजबूत है और कुरुक्षेत्र में हमारे जो प्रत्याशी है सुशील गुप्ता जी वो पूरी तरीके से जीत रहे हैं, और जबरदस्ती नवीन जिंदल जी के मना करने के बावजूद भी उन्होंने वहां लेके आए। और आज वहां के ऐसे हालात कैसे पता लग जाता है आपको कि जबरदस्ती ले आए? ढींगरा जी कह रहे हैं उठा लिया, ये कैसे पता लगता है आपको? वरुण जी पहले सुनिए ना, मैंने बता देता हूँ कैसे पता चलता है कि आज देखिए आप कुरुक्षेत्र में कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, और जहां भी नवीन जिंदल जी जा रहे हैं वहां पे उनका विरोध हो रहा है। अभी मैं पीछे देख रहा था कि वहां के सारे पदाधिकारियों ने, ज्यादातर पदाधिकारियों ने एक चिट्ठी लिखी और वहां अपने प्रदेश अध्यक्ष जो अभी है नहीं भारतीय जनता पार्टी के परंतु पुराने प्रदेश अध्यक्ष को लिखा कि जिसका हम 2014 में जो हमें छोड़ के चला गया और जो इसके हमने गुमशुदा के पोस्टर लगा दिए और आज उस आदमी का हम साथ नहीं देंगे। तो इस बात से पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन से घबराई हुई है। ठीक। और हरियाणा में जिस तरीके से विजेंद्र हो चाहे अन्य किसी भी हो जो चले हुए कारतूस है, क्योंकि इनकी पहले भी अगर इतने पॉपुलर होते तो 2014 में इनकी 19 में इनकी जमानत जब्त हो गई थी। 19 में दिल्ली से हारे थे, दिल्ली से हारे थे वो कांग्रेस से उनकी जमानत जब्त हो गई थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों को लाने से कोई लाभ नहीं होगा। हाँ, ये परंतु दर्शाता है कि आज प्रदेश में और देश में इंडिया गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बौखलाई हुई है और घबराई भी हुई है, क्योंकि उन्हें लगता है कि आज कोई भी आ जाए। आप 20 घंटे पहले उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में बयान दिया और अब 20 घंटे बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से किसानों के साथ, राकेश भाई विषयांतर हो रहा है, रुकिए, अब रुकिए, बस आऊंगा ना, फिर आऊंगा, अब कहीं और चलेगा ना, आता हूँ फिर लौटूंगा। वंदना पोपली भाई, आप लोगों को उठवा रहे हैं। एक दूसरा ये कि ये विशुद्ध रूप से आप घबराए हुए हैं, इसलिए आपको जो मिल जाए चाहिए बस। देखिए, हम लोग आके हमसे जुड़ रहे हैं, हमारी पार्टी से जुड़ रहे हैं, तो हम डरे हुए हैं, बुलाए हुए हैं। ये जो परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है, ये द्वारा कराई जा रही है। मुझे इतना बताइए, बार बार क्या कहते हैं कि ईडी की वजह से उठवाए जा रहे हैं, ये कह रहे हैं ना, तो आप ये बताइए कि आपके हिसाब से सारे खराब है जो हमारे पास आए हैं, सारे के सारे दस्त हैं, तो आपके पास जो तो आपने कुछ क्यों नहीं करा, ये बताइए मुझे। आपके पास बढ़िया थे और जैसे ही आपके पास से निकले सबसे खराब, सबसे बेस्ट, मतलब हाल ही बुरा उनका। ये स्थिति जो है ये बताती है कि जो कांग्रेस और बाकी पार्टी हैं असल में बौखलाया हुआ कौन है वो भी समझ जाती है। कभी कहते हैं वॉशिंग मशीन, किस प्रकार से वॉशिंग मशीन सामने लेकर आए, जब करप्शन और ये सब, जब कीचड़ आप बता रहे हैं, कीचड़ आपके यहाँ पर फैला हुआ है, आप ये मानते हैं, इस चीज को स्वीकार करते हैं कि आपके यहाँ पर कीचड़ फैला हुआ है। आप खुद बताते हैं कि हमारे जो है भ्रष्ट लोग, आप उनको उठाया जा रहा है, आप ये कह रहे हैं। मतलब आप कहने से पहले सोचिए तो सही
जो लोग आपके पास थे तब तो अच्छे थे। अब आप ये बताइए, एक परसेप्शन बना ली जाती है कि सरकार हमेशा गलत है। खिलाड़ियों का मामला भी यहाँ पर चल रहा था, बार बार ये कहा जा रहा था कि जी विजेंद्र ने पहले क्या कहा, आप क्या कहा था। भाई साहब, ये पूरे भारत में इस समय राष्ट्रवाद की हवा बह रही है और वो हवा कांग्रेस के घर तक जा रही है और उसमें भारतीयता की खुशबू फैली हुई है। ये खुशबू कब किसको पसंद आ जाए क्या कह सकते हैं। आप देखिए, राहुल गांधी जी की बात करिए, राहुल गांधी अपनी सरकार को पसंद नहीं कर सकते, उन्हें तो अध्यादेश पास दिया, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि जनता आपकी सरकार को पसंद करती थी और जनता आपको दोबारा लाना चाहेगी। किसी कीमत पर भी नहीं है। इसको पता है इस समय अगर देश को कोई चला रहा है तो नरेंद्र मोदी बहुत बढ़िया ढंग से चला रहे हैं और हमारा जो मान सम्मान हो रहा है बाकी से वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कांग्रेस को भी समझना चाहिए, बाकी पार्टी को भी समझना चाहिए। अभी ये कह रहे थे कि दरी बिछाने वाले, कि यहाँ पर ये बात कर रहे थे कि हमारे नेता लेकर जा रहे हैं, इनके पास खाली दरी बिछाने वाले जो कार्यकर्ता है वो है। तो मुझे लगता है आपके पीछे जो रह गए हैं दरी बिछाने वाले रह गए क्या? आपके ये समस्या कार्यकर्ताओं को लगता है? चलिए की दरी बिछाने वाले, ठीक है, कार्यकर्ता को ये कहते हैं। आप लीडर हमने ले लिए तो आपके पास दरी बिछाने वाले रह गए, उसमें आप भी इंक्लूडेड है। ठीक ये है, आप ये स्टेटमेंट किस तरह की देते हैं आपको सोचना चाहिए। चलिए, मैं यही बात कहना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से बार बार कहा जा रहा है कि ईडी का डर दिखा के वरुण, मैं ये कहती हूँ अगर ईडी का डर दिखाना होता तो केस तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर भी है ना। हम क्यों कंपनी के लोगों से, कंपनी के सीधा ऑनर से डील करते? अगर ऐसा होता, ईडी अगर भारतीय जनता पार्टी के हाथ में होती, ईडी तो एक स्वतंत्र एजेंसी है, उनको जो चीज देखनी है। ठीक है, छोड़िए, उस पर आगे बढ़ते हैं। कहती हूँ हमारे पास आना अलग बात है, उनके केसेस खत्म हो जाएंगे, दोनों बातें अलग अलग है। किस तरह करके अपनी कमजोरियों पर इस तरह पर्दा मत डालिए। ठीक है, केवल ढींगरा जी, अभी रजत ने एक बात कही कि भाई वो टिकट मांग रहे थे, टिकट नहीं मिला इसलिए चले गए। आप भी इसे इतना सिंप्लीफाई करिए ना। आप कह रहे हैं बीजेपी बंदे उठा रही है, डर दिखा रही है। भाई एक व्यक्ति टिकट मांग रहा था, आप नहीं दे पाए टिकट, वो चला गया, सिंपल सी बात है। नहीं वरुण जी, मैं अकेले विजेंद्र की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ओवरऑल बात कर रहा था कि जिस तरीके से मोदी जी लगे हुए हैं, डरे हुए हैं अंदर से। आप ये देखिए 10 साल में अगर देश को बांटा हो और देश में धर्म जातियों के उसमें बांट दिया हो देश और काम कोई किया ना हो, सिर्फ कर्जा बढ़ाया हो 205 लाख करोड़ देश के ऊपर और काम कोई करा ना हो, तो आदमी जो है उसको इलेक्शन आदमी छोड़ के क्यों जा रहे हैं पार्टी से? आप रुकिए अच्छा एक मिनट मेरे को बोलने दीजिए, फिर आप अपनी बारी में बोलना। चलो आप बोल लो फिर। एक मिनट रुकिए। हाँ जी ढींगरा साहब कंप्लीट करिए। देखिए, जिस तरीके से मोदी जी ने 10 साल देश को धर्म जातियों में बांटा है, इससे मोदी जी अब काम कोई किया होता 10 साल तो वही बात। आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए। रुकिए ढींगरा साहब, मुझे नहीं रुकिए ढींगरा जी, मुझे ये बताइए, मैं कह रहा हूँ ये छोड़ के जा रहे हैं, इसके मायने क्या है ये बताइए ना। मैं यही तो बात कह रहा हूँ, जो मैं ओवरऑल पर्सपेक्ट में बात कर रहा था। गुजरात के 12 लोग जिनको टिकट अलॉट कर दी मोदी जी ने, वो लोग छोड़ के भाग गए। क्यों भाग रहे हैं? अलॉट नहीं की थी, अंदर से टिकट अलॉट नहीं हुई थी। आप बताइए, एक कैंडिडेट होता है, उसको जाके अपने इलाके में ये तो बताना पड़ता है ना कि मैंने मोदी जी ने कितने काम किए 10 साल में। जब वही नहीं काम बता पा रहे, गौतम गंभीर, दूसरे तीसरे, ये सभी लोग डर के कारण भाग रहे हैं टिकट छोड़ के। उनके बारे में भी बात होनी चाहिए। कांग्रेस तो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। टिकट नहीं मिली, एक मिनट, विजेंद्र को टिकट अगर हरियाणा से नहीं मिली तो वो एक अलग मामला है, लेकिन जो ओवरऑल प्रोस्पेक्ट है उसके अंदर देश में हो क्या रहा है। आप देखिए, पलटी मार नेता जो हैं उनको टिकट दी जा रही है। बीजेपी इतनी बुरी तरह से डर गई है कि पलटी मारों को टिकट दे रही है। चूरू से जो आदमी आपकी पार्टी में आया, आपने टिकट दिया उसको, राहुल कसवा को आपने टिकट दिया? आप मेरी बात सुनिए ना। अशोक तंवर ने पहले तो कांग्रेस में थे, उसके बाद वो आईएनएलडी में चले गए, उसके बाद वो जेजेपी में चले गए, उसके बाद बीएसपी में चले गए, उसके बाद वो बीएसपी के बाद आम आदमी पार्टी में चले गए, आम आदमी पार्टी से बीजेपी में चले गए, तृणमूल कांग्रेस छोड़ दिया आपने। देखिए, पलटी मार को टिकट दी ना बीजेपी। तृणमूल कांग्रेस में भी गए वो, कांग्रेस में पहले थे सबसे पहले, टीएमसी में भी गए वो। हाँ, यही कह रहा हूँ ना, अपना हिंदुस्तान मोर्चा भी बनाया उन्होंने, छोड़ दीजिए उनको। सुनिए, ऐसे पलटी मारों के पास जमीन पे वो नहीं होता है, उनका आधार नहीं होता है, उनका आधार था नहीं, लेकिन बीजेपी को लगता है कि
एक पलटी मार नेता हमारे पास आ गया, इसको टिकट दे दो। तो वहां जो बीजेपी के अपने लोग हैं, क्या उनके पास एक आदमी भी नहीं था टिकट देने के लिए? नहीं था ना, इसीलिए तो पलटी मार को टिकट दे दी। मैं तो ये पूछना चाह रहा हूं ना, सवाल ये है कि इन लोगों के पास पलटी मार आ रहे हैं और जिनको ये टिकट दे रहे हैं वो इनको छोड़ के जा रहे हैं। ऐसे बोलिए कि नेता पलटी मार के आ रहे हैं, आप ये मत बोलिए उन्हें उठा लिया है ना, फिर वो फील बनता नहीं। आप नहीं उठाया, और कईयों को उठा लिया ना, उठाने वाले भी बता देता हूं। बहुत सारे लोग जो हैं जो उठा के लेके गए। अब ये अगर हम अपना पंजाब से शुरू करें और लास्ट तक देखें तो कई लोगों को उठा के लेके जा रहे हैं। फिर वो लंबी चर्चा हो जाएगी। वो दिया, इनकम टैक्स का दिया, फिर वो धुल जाता है। ठीक है, जी वंदना एक बार रिप्लाई देना चाह रही है, फिर मैं रजत के पास आऊंगा। जी शिंदे को देखो आप। अच्छा ठीक है, एक मिनट, वंदना रिप्लाई देना चाह रही है, फिर रजत के पास आता हूँ। बोलिए वंदना जी। सबसे पहले ये समझना चाहिए कि केवल ढींगरा जी शायद इतिहास भूल जाते हैं। उनको समझना चाहिए एनएलडी के दम पर जो सरकार बनी थी कांग्रेस की, एनएलडी से जो नेता आए थे वो शायद ये भूल गए। और बताइए, ये नेताओं को अपनी पार्टी में ज्वाइन नहीं करा रहे, क्या विजेंद्र सिंह को ये टिकट नहीं देंगे? बहुत जल्दी इनको जवाब देना पड़ेगा इसका। 1-2 दिन में जब ये टिकटें बांटेंगे, हालांकि मुझे उम्मीद नहीं लग रही कि जल्दी से लेकर आएंगे टिकटों का, अभी इनका आपस में झगड़ा खत्म हो जाएगा तब ये सोचेंगे कि टिकटें दी जाए या नहीं दी जाए। तो उस समय भी इनको जवाब देना पड़ेगा कि पलटी मार नेता जिनको ये कह रहे हैं उनको इन्होंने टिकट कैसे दे दी, उसका ये जवाब दे दे। एक और बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि डी राजा इंडी गठबंधन के हर एक मीटिंग में, हर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई देते हैं और वो भी उनकी पत्नी राहुल गांधी के खिलाफ वायनाड में लड़ रही हैं। और वो क्या कहती हैं कि राहुल गांधी केरला में क्यों आए, वायनाड में क्यों आए, जबकि वो सांसद है, उसके बावजूद कहती है कि वो राज्य सांसद को लड़ लेना चाहिए था, उनको यहाँ पर आने की आवश्यकता क्या है? अरे ना आपके पास अपने गठबंधन के नेताओं का जवाब, ना इनके पास अपने नेताओं का जवाब। क्यों एनएलडी के नेताओं को उन्होंने लड़वाया था, क्यों चुनाव लड़वाया था, उसका जवाब दे दें। तब पलटी मार नेताओं को क्यों लड़वाया था, इसका भी तो जवाब दे दें। आप बहुत साफ सुथरी पार्टी है, ये दर्शाने की कोशिश ना करें। आपका जो डर है वो क्लियरली दिखाई देता है। आपके लिए बड़ा अच्छा, आपकी बात 40 बार बड़ा अच्छा बैठता है और वही होगा। ठीक है, ठीक है। रजत पंजेठा, मुझे एक बात बताएं, एक सवाल पूछा गया आज विजेंद्र से कि कांग्रेस में क्या कमी रह गई जो आपने पार्टी छोड़ दी। उन्होंने कहा ये कांग्रेस से पूछिए कि उनके अंदर क्या कमी थी। मेरा सवाल ये है कि जैसे केवल ढींगरा कह रहे हैं कि भाई पलटी मार थे, ये एक स्टैंड तो क्लियर होता है कि टिकट नहीं मिली तो आगे चले गए, लेकिन इस वक्त चुनाव के ऐसे टाइम में जब जिस बात का मुद्दा उठाना हो, भाई नीतीश कुमार एक तरीके से चेहरा थे पूरे गठबंधन का, वो ही चले गए तो मामला डाउन हो गया। इसी तरीके से अगर ये विजेंद्र गए हैं तो कोई ऐसा मामला जो हल्का पड़ जाए? देखिए, इसमें 2-3 पहलू हैं। हिसार की, जहां तक आपने हरियाणा की बात के संदर्भ में बात करी तो वो हिसार से टिकट चाह रहे थे। भिवानी महेंद्रगढ़ से उनकी बात नहीं बननी थी, वहां पहले श्रुति चौधरी हैं, तो उनके आगे उनका नहीं बनना था, जबकि वो भिवानी से बिलोंग करते हैं। लेकिन फिर उन्होंने हिसार की प्राथमिकता दिखाई तो हिसार से उनको टिकट देने से मना कर दिया गया। तो अब वो भाजपा में, दरअसल आपको इस एंगल को समझना पड़ेगा कि हरियाणा में वैसे भी विजेंद्र सिंह भाजपा से आते हैं, तो भाजपा का जो पिछला इतिहास रहा है, जो बार बार जाति में बांटना, 35-1 का नारा देना, तो विजेंद्र अगर भाजपा हरियाणा से उतारती भी तो उनको कोई लाभ नहीं होना था। और उत्तर प्रदेश में जबकि भाजपा जो है वो इसी जाति को जो है वो कहीं ना कहीं जयंत चौधरी के थ्रू या और फैक्टर्स के थ्रू कहीं ना कहीं उसे भी लुभाना चाह रही है और सोच रही है कि पुरानी किसान आंदोलन की और सारी जो खिलाड़ियों की बातें ये भूल जाए जनता और ऐसा कोई जाट चेहरा भाजपा को ज्वाइन करे। तो देखिए, मथुरा से जहां तक उनका नाम चल रहा है, या और भी हो सकता है कोई और जाट डोमिनेंट सीट के ऊपर, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो या राजस्थान में हो, उनको संभावित रूप से वहां इस्तेमाल भाजपा करने का काम कर सकती है। लेकिन हरियाणा में कोई रिप्लेसमेंट की गुंजाइश? देखिए, हरियाणा में वो तो देखिए भाजपा की प्रवक्ता इसका सवाल का जवाब बेहतर दे सकती है। एनालिसिस आपका थोड़ा मुझे पसंद आता है, मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ। नहीं, अगर देखिए चौधरी रंजीत सिंह जी की अगर वो सीट को बदल सकते हुए
तो वो तो भाजपा के मेरे को लगता नहीं है, क्योंकि देखिए बार बार अगर एक बार भी कैंडिडेट बदल देती है ना, सीएम बदलने के ऊपर सारे के सारे देश के ऊपर, जो मैं आपको नेशनल मीडिया की बात कर रहा हूँ, रीजनल मीडिया की भी, पूरे देश में ये बात चली थी कि भाजपा अपनी विफलता मान चुकी है, इसलिए मुख्यमंत्री बदला, वरना ऐन समय पे मुख्यमंत्री बदला नहीं जाता। जब आप अपना कोई कैंडिडेट बदलते हैं, जितने भी आपने सर्वे कराए, वो उसके ऊपर यही कारण था, चाहे सुनीता दुग्गल जी की सीट बदली गई हो, कि उसमें ये कारण निकल के सामने आया कि आप करनाल की सीट हो, ये सीटें हैं हिसार की है, आप वो सीटें हार रहे हैं। तो जब आप हार रहे हैं तो जनता को एक मैसेज चला जाता है कि आप वो वैसे भी हार रहे हैं। तो एक बीजेपी क्या करती है, जैसे आप बताते हैं अन्य प्रदेशों में भी करती है, एक लास्ट डेस्परेट अटेम्प्ट करते हैं कि चलो चेहरा बदल के देख लेते हैं, तो हो सकता है नीतियां, महंगाई, जो कुछ भी उन्होंने कठिनाइयां सहन करी हैं आपकी सरकार की वजह से, उसे भूल जाए। लेकिन जनता बड़ी आज की डेट में बहुत पढ़ी लिखी, सक्षम, स्मार्ट है, और वो सारी चीजों को अच्छी तरह पहचानती है कि चेहरा बदलने से कुछ नहीं होगा, ये तो भाजपा की नीतियां हैं, ये भाजपा पार्टी है। ऐसी कोई अचंभे वाली बात आपको यहाँ ये भी देखनी पड़ेगी कि दीपेंद्र हुड्डा की सिस्टर इन लॉ है, रियल सिस्टर इन लॉ, जब उनको कांग्रेस में कहीं उनकी दाल नहीं गली तो उनको भाजपा ने टिकट दिया नागौर से। ये भी मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं, नागौर से उनकी रियल सिस्टर इन लॉ है, और उनको भाजपा के टिकट से आज वो लड़ रही है कल तक, और वो पिछला चुनाव में उन्होंने ज्वाइन कर दी। तो पीछे पुराने कांग्रेसी हैं, पुराने मतलब जन्मजात कांग्रेसी हैं, वो डिगरा जी अच्छी तरह जानते हैं उनको। तो वो अब भाजपा में लोग क्यों जाते हैं, क्यों स्विच होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका थोड़ा सा आंसर आपको इसमें भी मिल गया। मैं इतने कोई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल, तो आपको पता है मैं परहेज करता हूं कि कम से कम बड़ी एक ऐसी लैंग्वेज में बात की जाए जहां किसी की भावनाओं को आहत ना हो। तो ये तो केवल और केवल एक भाजपा की भी जैसे डेस्परेट अटेम्प्ट था। अंदर से उनका मन कितना है पार्टी में वो तो नहीं जानता, लेकिन कांग्रेस के प्रति नाराजगी के चलते उन्होंने कांग्रेस छोड़ी है। जी, मैं आगे बढ़ता हूं। राकेश, मुझे एक बात बताएं कि अब ये जो चुनाव है, क्योंकि आप कुरुक्षेत्र की बात कर रहे थे, केवल ढींगरा जैसे बता रहे हैं कि पलटी मार, ये बात है, परसेप्शन क्या बनता है? भाई लोग तो बीजेपी में जा रहे हैं। देखिए वरुण जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बीजेपी में कौन लोग जा रहे हैं? बीजेपी में वो लोग जा रहे हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी के ईडी और सीबीआई से डर है। मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। विजेंद्र को ईडी से क्या डर है, बताएं तो सही। पहले मैं अभी बताता हूँ। पहले आप देखें, पिछली लोकसभा में जब कुरुक्षेत्र में ये नरेंद्र मोदी जी ने कुरुक्षेत्र में कहा था कि नवीन जिंदल के लिए कोयला घोटाला वाला शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया था। आज उसी नवीन जिंदल को ये कुरुक्षेत्र में लेके आ गए। और रही बात कुरुक्षेत्र की, तो कुरुक्षेत्र में इनको और कैंडिडेट मिला ही नहीं, क्योंकि सुशील गुप्ता जी वहाँ पूरा अपना जो कैंपेन है पूरी तरीके से पूरा कर रहे हैं, और पूरी तरीके से लोग वहां जुड़ रहे थे। और अगली बात मैं कहना चाहता हूँ, अभी वो कह रहे थे भ्रष्टाचार की, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि बिहार में जिस नीतीश कुमार को पलटू राम कहते थे और इनके मंत्री और सब लोग कहते थे कि ये देश के सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी, और उनके साथ ही इन्होंने गठबंधन कर लिया। मैं पूछना चाहता हूँ इनसे, ताकि आप महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में अजीत पवार जी को सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कहते थे, और उसकी सीबीआई जो इंक्वायरी कर रही थी वो सारी फाइलें बंद कर दी रही। रही बात विजेंद्र की, मैं कहता हूँ विजेंद्र जी ने खुद ही अभी पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हरियाणा में, देश में भी और हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी जाट और नॉन जाट की बात कर रही है, और गैर जाट और जाट को लड़ाना चाहती है हरियाणा में। ये उनके बयान अगर आपके हो तो मैं भी दिखा देता हूँ उसको। और उनके आने से मुझे तो लगता नहीं कोई लाभ भारतीय जनता पार्टी को पहुंचेगा, और ना वो इतने बड़े नेता है कि जिससे भारतीय जनता पार्टी उनको लेके और हरियाणा में उनको नया गुल खिला लेगी। क्योंकि हरियाणा में आज अगर सबसे ज्यादा मजबूत कोई है तो वो इंडिया गठबंधन है, क्योंकि आज इंडिया गठबंधन में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल, मूल बात ये है कि सबसे मजबूत इंडिया गठबंधन है, तो लोग छोड़ क्यों रहे हैं? मेरा तो प्रश्न ये है ना भाई, मजबूत का साथ कौन छोड़ता है? मैंने कहा छोड़ कौन रहे हैं? छोड़ तो वो लोग रहे हैं ना जिन पे अब मैं हरियाणा की बात ही कर रहा हूँ ना। हरियाणा में नवीन जिंदल जी छोड़ के गए, या अशोक तंवर जी छोड़ के गए, या कुलदीप बिश्नोई जी छोड़ के गए। आप सबका इतिहास उठा के देख लेना, उनके पीछे क्या लगा हुआ है। उनके पीछे इनकी एजेंसियां लगी हुई है, तभी वो लोग छोड़ के जाए। सरवारा भी छोड़ गए, उनके पीछे कौन सी एजेंसी लगी है? ऐसे थोड़ी ना। ढींगरा जी, मुझे एक बात बताएं, आप जो बात आज कही, विजेंद्र ने ये बात कही कि कांग्रेस से पूछिए उनके अंदर क्या कमी है, तो मैं कांग्रेस से पूछ लेता हूँ क्या कमी है। जब उनसे पूछा गया उन्होंने तो नहीं बताया। देखिए, कांग्रेस ने तो उनके लिए बहुत कुछ किया। पदक लाओ पद पाओ की नीति के ऊपर उनको डीएसपी बनाने का काम किया जी।
जो अपना संदीप सिंह मंत्री थे बीजेपी के अंदर, उनको भी डीएसपी बनाने का कांग्रेस ने काम किया। पदक लाओ पद पाओ की नीति पे ही। खिलाड़ियों के लिए कितने काम कांग्रेस ने किए, कांग्रेस ने तो अपनी तरफ से काम किया इनके लिए, लेकिन अगले को काम नहीं समझ में आ रहा तो फिर क्या कर सकते हैं, वो तो उसकी मर्जी। बट लेकिन एक बात बता रहा हूं, अगर कोई आदमी जा रहा है तो आ भी बहुत सारे रहे हैं ना कांग्रेस के अंदर। मैं तो खुद गिनवा रहा हूं कौन कौन आ रहा है भाई साहब। 37 के करीब एक्स एमएलए भाजपा और अदर पार्टियों में कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं इन्हीं दिनों के अंदर, 2-3-4 महीनों के अंदर। और 12 के करीब बंपर ज्वाइनिंग हो चुकी है। बहुत बड़े बड़े नीचे जो कांग्रेस के, हमारे जो भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं और भी पार्टियों के कार्यकर्ता हैं, वो जेजेपी के भी हैं बहुत सारे, वो सारे 12 बंपर ज्वाइनिंग हम करा चुके हैं। अभी ब्रजेंद्र सिंह जो है वो कांग्रेस ज्वाइन कर चुके। और मैं बताना चाहता हूं, अभी अर्जुन सिंह जो है जगाधरी से, वो एक्स एमएलए, वो ज्वाइन कर चुके। भूम सिंह राणा है बीजेपी से, वो कांग्रेस ज्वाइन कर चुके। बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं। अभी हाल ही में ज्वाइन किया अर्जुन सिंह और भूम सिंह राणा ने। ये ज्वाइनिंग होती रहती है, वो अलग मामला है। लेकिन सवाल ये है कि जहां तक परसेप्शन का सवाल है, जो एक लोकसभा का एमपी चुनाव लड़ेगा वो बोलेगा क्या 10 साल, जब मोदी जी ने किया ही कुछ नहीं देश के अंदर कोई काम किया हो तो बोलेंगे ना। वो तो बोलेगा, विजेंद्र वोट तो मांगेगा ना जाके उनके लिए। वो लोगों को, बड़े आदमियों को सुनिए, वो इतने बड़े आदमियों को लीज पे दे दिए। वो ये बोलेंगे कि हमने ट्रेनें जो है वो अब अपना अडानी को दे दी। वो ये बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे कि सुनिए, हमने इस पे 205 लाख करोड़ का ऋण बढ़ा दिया। ये काम बताने चाहिए मोदी जी को कि मैं 10-15 काम जो है ये बहुत अच्छे किए, किसानों के लिए करे हो, सुनिए ना, किसानों के लिए करे हो, कर्मचारियों के लिए किए हो, कोई अब बिजनेसमैन के लिए, भाई साहब समय दौड़ रहा है, कोई काम प्लीज प्लीज कोई काम किया ही नहीं 10 साल के अंदर। चलिए समय थोड़ा कम है, 1 मिनट लीजिएगा। मोदी का और डाउन हो चुका है, इंडिया गठबंधन आ रहा है, मोदी जी जा रहे हैं, ये कराइए कृपया करके। देखिए, सबसे पहले मुझे लगता है कि 2 चीजें सामने निकल कर आई हैं। हालांकि आपने रजत संजेकर जी को तो राजनीतिक विश्लेषक बना ही दिया, तो इनकी बात पे ज्यादा कमेंट नहीं करूंगी। 2 बातें निकल कर आई है। एक जातिवाद को उन्होंने कहा, जातिवाद को लेकर जो है बात निकल कर आई, और दूसरा भ्रष्टाचार को लेकर। तो मैं ये कहना चाहूंगी, जो कांग्रेस बार बार आरोप लगाती है जातिवाद पर, तो किस प्रकार से उन्होंने राजकुमार सैनी पर आरोप लगाते थे, उसको अपनी बगल में बिठा लिया, उसका जवाब भी यही देंगे। दूसरी बात, भ्रष्टाचार की ये बात करते हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी यहाँ पर बैठे हैं, ईडी की बात करते हैं बार बार, दर्द समझते हैं हम आपका। लेकिन इतना बता दीजिए, शराब घोटाले पर सबसे ज्यादा आरोप लगाने वाले कौन सी पार्टी थी? कांग्रेस पार्टी, जो कहते हैं घोटाले वाले हम निकाल कर लेकर आए थे, जिनके सारे प्रवक्ता है बार बार आके पीसी करते थे, और आज जाके उनकी गोद में बैठ गए, तो वो समझ आता है कि भ्रष्टाचार इनके लिए मुद्दा क्या है। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा सब पावर है इनके लिए। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, 2014 से पहले एक नहीं, राकेश रुक जाइए, समय नहीं है, तो पलटूराम आपके बारे में बीच में नहीं बोला कोई ना। देखिए, 2014 से पहले जो लोग, कुछ लोग हैं, हमको नरेंद्र मोदी जी की बात समझ आती थी, कुछ लोगों को लगता था कि अरे ये जो कह रहे हैं पता नहीं कैसे होगा। लेकिन आज जो जिस प्रकार से देख रहे हैं, बदलाव हुए सरकार आने के बाद, किस प्रकार से राष्ट्र गौरव बढ़ा है, वो जानना चाहते हैं, तो उसमें ऐतराज क्या है? अगर कोई हमारी पार्टी से जाता है तो हम तो इस तरह से धज्जियां नहीं उड़ाते जिस तरह से आप उड़ा रहे हैं। लेकिन आप ये बार बार बोलते हैं, जो गए हैं वो खराब रखे थे, क्यों रखे थे? तो अभी तक क्यों रखे थे? अब इनको एक लगने लग गए, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की कीचड़ में आप सने हुए खुद हैं। जब जाते हैं तो उनका भ्रष्टाचार आपको दिखाई देता है, लेकिन अपना नहीं दिखाई दे रहा। फिर से कहना चाहती हूँ कि भ्रष्टाचारी अगर कोई है तो उसको छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो किसी भी पार्टी का क्यों ना हो। पार्टी में आना नहीं आना अलग बात है, लेकिन छूट जाएगा ऐसा होने वाला नहीं है, ये आपको खुद को भी पता है। समय कम है, कब कौन कहां किस विंडो में किस खिड़की में बैठेगा पता नहीं आने वाले समय। फिलहाल आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।